आज के दौर में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो टीपू सुल्तान को नहीं जानता होगा। टीपू सुल्तान को हिंदुस्तान के पहले फ्रीडम फाइटर के तौर पर जाना जाता है। टीपू सुल्तान ही वो पहले हुक्मरान थे कि जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हुए थे। इसके अलावा टीपू सुल्तान को हिंदुस्तान का पहला रॉकेट मैन भी माना जाता है, क्योंकि भारत देश में लड़ी जाने वाली जंगों में टीपू सुल्तान ने ही सबसे पहले रॉकेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था। टीपू सुल्तान जब तक जिंदा रहे थे तब तक अंग्रेजों का मुकाबला करते रहे। टीपू सुल्तान की जिंदगी का एक एक लम्हा भारत देश को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने की कोशिशों में ही गुजरा था। और जब अंग्रेजों को ये महसूस होने लगा था कि उनके लिए टीपू सुल्तान को हराना नामुमकिन सी बात है, तो उन लोगों ने टीपू सुल्तान को हराने के लिए टीपू सुल्तान के महल में मौजूद मीर जाफर जैसे लालची लोगों को खरीदना शुरू कर दिया था। और गद्दारों की मदद से 1799 में अंग्रेजों की फौज टीपू सुल्तान को धोखे से हराने में कामयाब हो गई थी। जब टीपू सुल्तान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते मैदानी जंग में बिल्कुल अकेले रह गए थे, उस वक्त टीपू सुल्तान ने जो कहा वो आज भी इतिहास की किताबों में मशहूर है कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ के 100 साल की जिंदगी से कहीं बेहतर है। दोस्तों, कुछ लोग ये कहते हैं कि टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ सल्तनत उस्मानिया से भी मदद मांगी थी। वही सल्तनत उस्मानिया जिसे इस्लामिक हिस्ट्री में सबसे लंबे वक्त तक चलने वाली सल्तनत भी माना जाता है। लेकिन सल्तनत उस्मानिया ने टीपू सुल्तान की मदद करने से साफ साफ इनकार कर दिया था। और साथ ही साथ ये भी बताने की कोशिश की जा रही है कि टीपू सुल्तान ने न सिर्फ उस्मानिया सल्तनत की मदद मांगी थी, बल्कि साथ ही साथ उन्होंने एक काफिला भी सल्तनत उस्मानिया की राजधानी यानी इस्तांबुल शहर की तरफ रवाना किया था। और सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान के सामने कि अगर आप अंग्रेजों के खिलाफ जंग में मेरी मदद करेंगे तो मैं टीपू सुल्तान आपसे वादा करता हूँ कि हिजाज मुक़द्दस के निज़ाम में खर्च होने वाले सभी पैसों में से आधा पैसा मैं दे दिया करूँगा। दोस्तों, अगर आप लोग हिजाज मुक़द्दस के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूँ कि हिजाज मुक़द्दस अरब के उस इलाके को कहा जाता है कि जहाँ पर आज मक्का मदीना जैसे मुसलमानों के मुक़द्दस शहर मौजूद हैं। और ये उस दौर में सल्तनत उस्मानिया के अंडर में ही आया करते थे। और इन शहरों पर खर्च होने वाली सभी पैसों की जिम्मेदारी सल्तनत उस्मानिया की मानी जाती थी। लेकिन उसके बावजूद भी सल्तनत उस्मानिया जैसी बड़ी और अमीर सल्तनत ने टीपू सुल्तान की मदद करने से इनकार कर दिया था। दोस्तों, आपको बताते चलें कि इस तरह कहने वाले लोग हिस्ट्री के सिर्फ एक पहलू को ही जाहिर कर रहे हैं। दोस्तों, इस बात में तो कोई शक नहीं, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से लड़ने के लिए सल्तनत उस्मानिया की मदद मांगी थी। लेकिन ये कहना कि बिना किसी वजह के सल्तनत उस्मानिया ने टीपू सुल्तान की मदद करने से इनकार कर दिया, ये इतिहास के साथ नाइंसाफी होगी। दोस्तों, जिस दौर में टीपू सुल्तान ने सल्तनत उस्मानिया की मदद मांगी थी, ये वो दौर था कि जब सल्तनत उस्मानिया खुद भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी और बहुत सारी यूरोपियन ताकत से जंग कर रही थी। और उस जंग में सल्तनत उस्मानिया हारने के करीब हो गई थी। और इस दौर में ही जहां एक तरफ टीपू सुल्तान ने सल्तनत उस्मानिया से मदद मांगी थी, तो वही दूसरी तरफ खुद सल्तनत उस्मानिया ने भी कई छोटी छोटी सल्तनतों को खत लिखकर उनसे सल्तनत उस्मानिया की माली मदद करने की भी दरख्वास्त की थी। साथ ही साथ दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया के आखिरी 100-150 साल बड़ी ही मुश्किल के साथ गुजरे थे। ये पूरा ही 100-150 साल का दौर सल्तनत उस्मानिया के लिए पूरी तरह से जंगों से भरा हुआ था और सल्तनत उस्मानिया का सारा वक्त जंगों में ही गुजरा था। दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए MS इस्लामिक आर्ट को सब्सक्राइब कर दें।